हेलो नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मैथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम कक्षा 10वीं के गणित का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आज हम उन सभी संख्याओं को पढ़ेंगे जो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली सभी संख्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक, यानी हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर। तो इसको इंग्लिश में भी लिख लें, रियल नंबर्स। ठीक है ना, रियल नंबर्स। ठीक, अब देखिए दोस्तों, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, नहीं ऐसी संख्याएं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्याएं जो जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं सम्मिलित रहती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, अब आप लोगों को यह कन्फ्यूजन होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो हम बारी बारी से सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, चाहे परिमेय हुआ, चाहे अपरिमेय हुआ, चाहे भाज्य हुआ, चाहे अभाज्य हुआ, सम हुआ, पूर्णांक हुआ, विषम संख्याओं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा मतलब घबराने की बात नहीं है आप लोगों को। यानी यदि आपको नहीं आता है कि मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, यानी यदि आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो कक्षा 9वीं 8वीं या 7वीं में पढ़े होंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, यानी परिमेय संख्याओं के बारे में कक्षा 7वीं से ही पढ़ाया जाता है, 6वीं से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उसमें से आप लोगों में से कुछ लोग पढ़े होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको भी आज हम पूरा बताने वाले हैं कि मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। बस आप लोग को वीडियो में बने रहना। ठीक, चलिए अब देखिए हम बताएं कि ऐसी संख्या है जिनमें दोनों संख्या रहे, यानी कौन कौन सी, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। ठीक है, यहाँ लिख लें, पहला क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, यानी देख रहे हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला करके, यानी पूरा को एक जगह लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें परिमेय भी पढ़ेंगे और अपरिमेय भी पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी ऐसी संख्या, दुनिया की वो सभी संख्याएं जिसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसी संख्या है जिसको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक, चलिए उसको भी लिखते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें क्या, जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक कंडीशन दिया रहता है कि नीचे वाले का यानी q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में सब कुछ आपको समझाएंगे कि कहाँ 0 नहीं होना चाहिए, कब 0 हो सकता, मतलब हो भी जाता तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखे हम, जहाँ q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए एग्जाम्पल में, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, एक संख्या लिख रहे हैं 3/5। ठीक, यानी एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको हम देखिए बटे के रूप में लिख सकते हैं। एक संख्या लिख दें 1/4, एक कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन एक संख्या लिख दिए 4/0। अब देखिए नीचे क्या गया, हमारा 0 आ गया। हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं उसका उत्तर क्या ना, कितना आता है, इनफाइनाइट, यानी जिसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन भी बोलते हैं। ठीक, यानी देख रहे हैं जब नीचे वाला 0 आ जाएगा, इस पूरे का मान कितना आएगा हमको खुद नहीं पता। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं हम, नीचे का मान 0 कभी नहीं आना चाहिए, यानी नीचे का मान 0, यानी q का मान क्या, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको यदि 0 हो गया तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक, चलिए, यानी हम ऐसी संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे 3/5 हो गया, 1/4 हो गया। ठीक,
2/6 हो गया, 4/8 हो गया, कुछ भी कोई भी संख्या ले लीजिए, क्या हो जाएगा इसमें सब परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे लीजिए मान लीजिए एक क्या है परिमेय संख्या के अपरिमेय, तो देखिए तो 1 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या लिख लिए हम, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, ऐसे लिखते चले जाइए, ठीक ना। अब देखिए इन सभी के बटे क्या हम 1 लिख सकते हैं, क्या कोई भी संख्या रहे उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जब जो भी संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यानी ये सभी संख्या क्या हो गई हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि 0 क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। देख लेते हैं 0 क्या है हमारा। मान लीजिए 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 के बटे 1 लिख सकते हैं, 0 के बटे 1 लिख सकते हैं। क्या हमारा p का मान ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला q का मान हो गया। अब देखिए ऊपर वाले का मान 0 हो सकता है, यानी ऊपर वाले का नहीं p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए q का मान कितना आ गया 1 आ गया, p का मान कितना आ गया 0, यानी q का मान 0 नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा 0 एक परिमेय संख्या होगा, 0 भी एक परिमेय संख्या होगा, 1 भी एक परिमेय संख्या होगा। जितनी भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी क्या होते हैं पूर्णांक, सभी पूर्णांक क्या होते हैं परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। यानी हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसी का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें भी लिख लीजिए ऐसी संख्याएं जिन्हें क्या नहीं कर सकते p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक ना। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको समझ लेते हैं कि यानी किसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जितनी भी संख्या करड़ी में दी रहती हैं उनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें भी कुछ संख्याएं होती करड़ी वाले में भी जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब सबको हम बारी बारी से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या को हम क्या बताए हैं, यानी इसमें एक पहचान करने का एक तरीका होता है, जो भी संख्या करड़ी में दिया रहे और जिसका वर्गमूल न निकले, क्या ना निकले वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए करड़ी में क्या हो गया 2 हो गया, ठीक ना। यानी एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल में, ठीक ना। करड़ी में क्या हो गया 2 हो गया, करड़ी में कितना हो गया 3 हो गया, करड़ी में कितना हो गया 5 हो गया, करड़ी में कितना हो गया 6 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, करड़ी में 11 हो गया, करड़ी में 15 हो गया, करड़ी में 19 हो गया। ये सब कौन सी संख्या है, सब के सब क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए इनमें से किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। यदि आप लोग इसको मान लीजिए यानी इसका वर्गमूल निकालना भी चाहते हैं तो इसका वर्गमूल हमेशा दशमलव में आएगा, पॉइंट में करके आएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका पॉइंट इसका आएगा 1.143, मतलब कुछ भी आ सकता है, कभी वो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, ठीक है। इसलिए इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। या तो जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या, तो इसको हम कभी भी बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ संख्याएँ ऐसी होती करड़ी में, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, करड़ी में कितना हो गया 4 हो गया, करड़ी में कितना हो गया 9 हो गया, करड़ी में कितना हो गया 16 हो गया, ऐसे करड़ी में 25 कर लीजिए, 49 कर लीजिए, 81 कर लीजिए। यानी ये सब संख्या क्या होती हैं, ये सब परिमेय संख्या होती है। करड़ी में होने के बावजूद भी क्या होती हैं परिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि इनका वर्गमूल निकल जाता है, जिनका वर्गमूल निकल जाता है उनको क्या बोलते हैं हम परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए 1 का वर्गमूल लिख सकते हैं हम, 1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, देखिए p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 2, इसको 2 लिख सकते हैं, 2 के बटे 1 लिख सकते हैं, क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या हो गया। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, देखिए ये भी p/q के रूप में हो गया। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, देखिए p/q के रूप में आ गया नहीं आ गया। यानी जो भी जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या कहलाएंगे हमारी, वो सब परिमेय संख्या, ठीक है ना। कौन संख्या परिमेय संख्या। और जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए, यानी वास्तविक संख्याओं में हम किन संख्याओं को पढ़ेंगे, यानी परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं, इन सभी संख्याओं को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक, अब देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ हम पढ़े हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, तो कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी मिली हैं जिनको हम भाग दें, यानी इसमें से देखिए 3 में 5 से भाग देंगे तो हमेशा दशमलव में उत्तर आएगा। अब कुछ परिमेय संख्या ऐसी मिले हैं जिनको भाग देने पे उत्तर हमारा पूर्णांक क्या रहा था। देखिए 1 में 1 से भाग दीजिए पूरा कट जाएगा, 2 में 1 से भाग दीजिए पूरा कट जाएगा, 3 में 1 से भाग दीजिए पूरा कट जाएगा। नहीं देख रहे हैं इसमें सिर्फ सब क्या आ रही है, यहाँ पूर्णांक आ रही है, ये वाली क्या आ रहे हैं, दशमलव संख्या आ रहे हैं। यानी 3 में 5 से भाग कर देंगे तो दशमलव में आएगा आंसर, 2 में 6 से भाग करेंगे तब पर भी क्या आएगा, दशमलव में आंसर आएगा। यानी देख रहे हैं कुछ दशमलव वाली संख्या मिल रही है और कुछ क्या मिले हैं, पूर्णांक मिल रहे हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी जिसमें दशमलव न रहे उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यानी जो अपने आप में क्या है, पूरा एक अंक रहे, जैसे 3 है तो पूरा 3 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए पूरा, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। लेकिन जब कहीं भी उसमें दशमलव आया, जैसे 2.3 तो पूर्णांक नहीं है, 4.6 ये पूर्णांक नहीं है, जिसमें दशमलव आ जाएगा उसे हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए पूर्णांक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक ना, चलिए हम पढ़ लेते हैं पूर्णांक। हमारा यानी हमारा था अपरिमेय संख्या हो गया था इतना, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब पढ़ने वाले हम लोग पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, ठीक है, चलिए पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर्स। अब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में भी 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। कुछ संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं, कुछ संख्याएं होती हैं जो धनात्मक होती हैं। ठीक है, यानी कुछ संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, कुछ संख्याएं धनात्मक होती हैं। जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक बोल देते हैं, जो धनात्मक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए पूर्णांक को सबसे पहले हम देख लिया, हमारा 0 भी पूर्णांक है, हाँ पूरा 0 भी एक अंक है। ठीक, पहले पूर्णांकों कुछ पूर्णांकों को लिख लेते हैं। 1 है हमारा पूरा 1 भी है, 2 है 2 भी, -2 ये भी पूर्णांक है, -6 ये भी पूर्णांक है, -8 ये भी पूर्णांक है, -12 ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है नहीं, देखिए सभी इसमें दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है आपको, जब दशमलव ना दिखे उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अब देखिए पूर्णांक के तरह का होता है, पूर्णांक पहले नंबर 2 तरीके से होता है। पहला होता है कौन सा, धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। चलिए अब धनात्मक पूर्णांक को पढ़ लेते हैं क्या होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांकों में सभी धनात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जितनी प्लस वाली संख्या रहेंगी वो पूर्णांक रहेगा उसे क्या बोल देंगे हम, धनात्मक पूर्णांक। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। देखिए सब धन प्लस वाली संख्या है ना, इसमें से कहीं माइनस नहीं दिख रहा आप लोगों को। अब देखिए 1 2 3 4 5 से गिनते चले जाइए, कहाँ तक, जहाँ तक गिनती आता है, कहाँ तक आता है, अनंत तक। हम लोग अनंत तक पहुँच जाएँ। चलिए कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, अनंत तक पहुँच गए। यानी धनात्मक पूर्णांक कहाँ से शुरुआत होता है, 1 से लगाए कहाँ तक, अनंत तक। अब बताइए कहीं इसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं का, यानी ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यानी इसको हम क्या क्वेश्चन मिल गया, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए धनात्मक पूर्णांक को क्या बोल दिया हम, प्राकृतिक संख्या। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, यहाँ तक गिनती आता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। अब दूसरा आता है, दूसरा पूर्णांक, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं पूर्णांक। यानी ऋणात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर, इसको क्या बोलते थे हम, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग मतलब हिंदी मीडियम वाला हो सकता है ज़्यादा स्टूडेंट करके रहे हैं, इसलिए हम हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। अरे पूर्णांकों में से ऋणात्मक पूर्णांक को निकाल के जो यहाँ लिख देंगे उसी को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। यानी ऐसे पूर्णांक जो क्या कैसे रहे, ऋणात्मक रहे, जिसमें क्या रहे, माइनस लगा रहा है। ठीक है ना, उसे जैसे मान लीजिए -1 क्या पूर्णांक है, -2, -3, -4, -5, ऐसे गिनते चले जाइए। कहाँ तक गिनती आता है आपको, तो यहाँ तक यानी अनंत तक। यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से कहाँ तक जाता है, -इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। यानी देखिए पूर्णांक को हम किस तरीके से बांट दिए, 2 तरीके से, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन अभी पूर्णांकों को एक तरह से और बांट सकते हैं।
ठीक ना। कैसे, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक, ठीक ना, उसमें भी बांट के अभी देख लेते हैं। अब देखिए इसमें देखिए सारी पूर्णांकों को हम यहाँ पर लिखे थे, उसमें से धनात्मक पूर्णांक इसमें आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक इसमें आ गया, लेकिन हमको कौन मतलब किसी एक अंक का कमी महसूस हो रहा था। यहाँ पर देखिए पूर्णांक में देख रहे थे जीरो का था हमारा पूर्णांक था, लेकिन जीरो को कहाँ रखे हैं हम, जीरो को तो ना तो इसमें रखें ना तो इसमें रखें। अब जीरो को किस में रखें आखिर में, देखिए यदि हम धनात्मक पूर्णांक को क्या यानी देखिए यदि इस वाले लाइन में लिख देते हैं, अगर मान लीजिए इस वाले धनात्मक वाले पूर्णांक में लिख लेते हैं जीरो को, तो हम बोलते हैं जीरो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यदि ऋणात्मक पूर्णांक वाले में लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ना तो हम तो धनात्मक में ही रखें ना तो ऋणात्मक में ही रखें, तो जीरो कौन सा पूर्णांक है। देखिए यहाँ नोट करने वाली बात है, यानी याद रखने वाली है कि जीरो न है ना तो धनात्मक रहता है ना तो ऋणात्मक रहता है, उसको किसी कैटेगरी में ही रखते हैं। जीरो क्या है हमारा, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ नोट करके लिख लेंगे हम लोग, नोट, ये आगे आप लोग को बहुत काम देगा। कंपटीशन के परीक्षा में आप लोगों को ये सब छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। यानी क्या, शून्य, यानी शून्य, शून्य, शून्य को जीरो भी बोलते हैं ना। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना, न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। तो जीरो किस कोई पूर्णांक नहीं था, ना तो धनात्मक था ना तो ऋणात्मक था, इसलिए जीरो को हम क्या कर दिए, अलगे रख दिए। जीरो ना तो धनात्मक था ना तो ऋणात्मक था। चलिए अब देखिए पूर्णांकों को एक तरह से और बांट सकते हैं हम लोग, पूर्णांकों को एक तरीके से और बांट सकते हैं। चलिए उस तरीकों से मतलब उस तरीके से भी इसको हम बांट करके देख लेते हैं पूर्णांकों को कैसे एक तरीके से और बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब समझे होंगे कि वास्तविक संख्या किससे कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक में परिमेय संख्या जिसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। लगभग इसमें सभी करड़ी वाली संख्या आती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकलता है वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ संख्या हमको पूर्णांकों के रूप में मिले थे, अब कुछ संख्या दशमलव के रूप में मिले थे। जो पूर्णांकों के रूप में मिले थे उनका हम फिर से क्या उनको बारी बारी से पढ़ लेंगे। पूर्णांकों को दो तरीके से बांट लिए, एक धनात्मक पूर्णांक, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक। हम देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक भी एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है और प्राकृतिक संख्या भी एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, धनात्मक पूर्णांक भी और प्राकृतिक संख्या भी। और दूसरा क्या आता है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऐसी संख्या जिसमें ऋण लगा रहा है उसे ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। जैसे -1 से कहाँ तक चली गई, माइनस अनंत तक, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट तक। अब देखिए हम एक संख्या बचा जीरो, जीरो को ना तो इसमें लिखे हम लोग ना तो इसमें लिखे, क्यों, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए जीरो को यहाँ अलग में लिख दिया। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और जीरो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, आशा करता हूँ, ठीक है। अब चलिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारी संख्याओं को हमको पढ़ना, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब पूर्णांकों को एक तरीके से और बांट के देख लेते हैं कि पूर्णांकों को कैसे और विभाजित किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए क्या हम पढ़ रहे थे, पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक। पूर्णांक का हिंदी है मतलब इसके देखिए हिंदी से भी पता चल रहा है, पूर्णांक यानी पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें दशमलव उसका कोई लोचा उचा नहीं होता है, यानी इसमें दशमलव नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया पूर्णांक, यानी पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पूर्णांक को एक तरीके से और बांट सकते हैं, क्या, इसको लिख सकते हैं जैसे पूर्णांक क्या लिखे थे, यानी 1 2 3 4 5 0 7 8 3 9 ये सब क्या है, पूर्णांक है ना। माइनस में लिख लीजिए, -4 -6 -8 -9 सब क्या थे, हमारे पूर्णांक थे ना। इन्हीं पूर्णांकों को हम एक तरीके से और बांटने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए वो पहला तरीका क्या है, सम पूर्णांक। क्या चीज़, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। पहला तरीका क्या है, सम पूर्णांक, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरीका क्या होता है, विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक किसे कहते हैं, उसे सबसे पहले पढ़े ना, सम पूर्णांक को ही हम सम संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जो दो से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सम पूर्णांक बोलते हैं। अब विषम पूर्णांक किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या है जो दो से न विभाजित हो, यानी दो से न कटे, उसे क्या बोलते हैं हम, विषम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब सम पूर्णांक को भी मतलब बारी बारी से देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक आता है, ठीक है ना। चलिए सम पूर्णांक, यानी सम पूर्णांक को हम शॉर्टकट में परिभाषा लिख लें, जो क्या दो से
विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं हम? सम पूर्णांक बोलते हैं। जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसे क्या बोल देंगे हम? सम पूर्णांक बोल देंगे। जैसे हम लिख लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाइए। सब क्या हो जाएंगे हमारे सम पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरा वाला आता है हमारा। दूसरा वाला क्या होता है? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो न कटे। ठीक ना, यहाँ लिखते हैं जो 2 से न विभाजित हो, जो 2 से न विभाजित हो, जो 2 से न विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं हम? जो 2 से न विभाजित उसे क्या बोलते हैं? विषम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, चलिए अब विषम पूर्णांक के भी कुछ एग्जाम्पल देख लिया। जैसे मान लो 1 भी 2 से नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता, 7, इन 2 का गैप करके लिखते चले जाइए। 9, 11, 13, 15, ठीक, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए इसमें भी एक संख्या हम नहीं लिखे, उस संख्या का नाम क्या है? 0। देखिए यहाँ पूर्णांकों में 0 था कहीं? हाँ 0 था, लेकिन इस सम पूर्णांक में 0 नहीं दिखा हमको, विषम पूर्णांक में भी 0 नहीं देखा। तो 0 को हम किस में रखें? सम संख्या में रखें कि विषम संख्या में रखें? बताइए 0 क्या है? सम संख्या है, विषम संख्या है? यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कितने बोल देते हैं विषम संख्या, कितना बोल देते हैं सम संख्या। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। 0 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक, अभी हम प्रूफ करके भी बताएंगे आपको कि 0 कैसे सम संख्या होता है। ठीक है, चलिए अब कैसे होता है देख लीजिए। यहाँ देखिए कितने का गैप है, इसको माइनस करिए कितना? 2 माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा हमको? 13, फिर 2 घटाइए 11, 2 घटाएंगे 9, 2 माइनस करेंगे 7, फिर 2 घटाएंगे तो 5, 3, फिर 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? -1, फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो -3, फिर -5 आ जाएगा। देख रहे हैं कि इस वाले श्रेणी में यानी विषम पूर्णांक वाले श्रेणी में कहीं 0 नहीं आया। हम संख्याएं माइनस में लेकर चले गए तब पर भी 0 नहीं मिला। अब देख लेते हैं सम वाले में 0 आएगा काम। 12 में से 2 घटाएंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8 में से 2 घटाएंगे 6, 4, फिर 2, फिर 2 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 0, फिर 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, फिर -4, ठीक है ना, फिर -6। यानी देख रहे हैं कहीं ये जो सम संख्या वाले सारणी मतलब यहाँ श्रृंखला थी इसमें कहीं 0 मिल गया काम को। जब 0 इस श्रृंखला में आ जाएगा, कौन इस श्रृंखला में? सम पूर्णांक वाले श्रृंखला में, तो हम 0 को क्या बोल देंगे? क्या 0 क्या हमारी सम संख्या है। अब देखो इस 0 को चेक करने का एक और तरीका होता है। ठीक ना, तो दूसरा तरीका हम किसी अगले वीडियो में बता देंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें हम बस इतना जान लीजिए आप लोग कि सम 0 क्या है? सम संख्या है। ठीक ना, 0 क्या हमारा? सम संख्या है। ठीक ना, चलिए यानी आशा कर दो इतनी सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। यानी पूर्णांक को एक तरीके से और बांटते हैं सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक में। ठीक ना, चलिए अब देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हम आपको बताएं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 से लगाई, यानी 1 से लगाई कहाँ तक? अनंत तक जाती थी। उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को हम क्या चीज़ बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक बोलते थे। क्या? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या बोलते थे हम? धनात्मक पूर्णांक बोलते थे। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोलते थे हम? प्राकृतिक संख्या या करके लिख लेना प्राकृतिक संख्या। चलिए इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक ना, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको कहाँ से ले जाते हैं हम? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कहाँ तक जाता था? ये अनंत तक, यानी जहाँ तक गिनती होता आता है। अब इसको 8 मत समझ लीजिएगा, वो अनंत है, इनफाइनाइट है। ठीक ना, चलिए अब देखिए इसको भी हम धनात्मक पूर्णांक को भी 2 तरीक़ों से बांट सकते हैं। आप कहेंगे आपको कौन कौन से तरीका है? उसमें से पहला कैटेगरी ये होता है भाज्य संख्या, दूसरा कैटेगरी होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसको भी चलिए हम पढ़ के देख लेते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ संख्याएं होंगी जो भाज्य हो जाएंगे, अब कुछ संख्याएं होंगी जो अभाज्य होंगी। तो कब भाज्य होंगी कब अभाज्य होंगी उसको भी चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला यानी इसका पहला पार्ट होगा कौन चीज? भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है ना,
कंपोजिट नंबर। एक होता अभाज्य संख्या, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। तो इंग्लिश पे मत जाइएगा आप लोग, बस हिंदी से आप लोग को समझना, मतलब समझ लिए, हमको आपको समझाना है, ठीक ना। चाहे आप इंग्लिश में समझिए या तो हिंदी में, उसे भी इंग्लिश हमको भी ज़्यादा आता होता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लिखे हम, भाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। क्या समझे, कुछ नहीं, अब से समझिए। ऐसी संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। जो 2 से, ठीक ना, जो 2 से अधिक संख्या से कटे, अधिक संख्या से कटे, संख्या से कटे, कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक ना। चलिए जो 2 से अधिक संख्या से कटे भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए कितने बच्चे होंगे जो इस परिभाषा को नहीं समझ पाए होंगे, ठीक ना। जो 2 से अधिक संख्याओं से, कहने का मतलब ये है ऐसी संख्याएं जो 2 संख्याओं के अलावा तीसरी, चौथी, पांचवी संख्याओं से भी कट जाए, यानी कई संख्याओं से कटेगा, उसे ही क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक। जैसे लिख लीजिए, हम लिख दें 15, कितना लिखे हैं, 15। अब देखिए 15 क्या कैसे कटेगा, 15 देख रहे हैं 1 से कटेगा का, 1 के पहाड़े में 15 आता है, 15 बेर में। 15 हमारा 3 से कटेगा का, हाँ 3 बचे 15 आता। 15 हमारा 5 से कटेगा का, हाँ 5 तियाँ 15 होता। अब 15 हमारा 15 से भी कटेगा का, देख रहे हैं, देखिए 1 संख्या से कटा, 2 संख्या से कटा, 3 संख्या से कटा, 4 संख्या से कटा, यानी देखिए 2 से अधिक संख्या से कटा ना, 4 संख्या से कटा, इसे क्या कह देंगे हम, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभी हम तुरंत परिभाषा लिखे हैं, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, हाँ देखिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4 संख्या से कट गया, तो कौन संख्या कहलाएगा, ये भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं, बताइए 9 क्या है हमारा, 9 भाज्य है कि अभाज्य, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ये भी कौन सी है, 2 संख्या से अलावा तीसरी भी संख्या से भी कट गया, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं 21 को ले रहे हैं, 21। अब देखिए 21 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 7 21 कटेगा, 7 3 21 कटेगा, 21 तो 21 से भी कट रहा है, देख रहे हैं क्या संख्या से कर रहा है, खांची भर संख्याओं से कटे जा रहा है। जब इतनी सारी संख्याओं से कटेगा, क्या कहलाएगा, हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग भाज्य संख्या अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शायद प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या किससे है, यानी जो संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से कटे, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से कटे। दोनों संख्या कौन कौन होने चाहिए, पहले नंबर 1 होना चाहिए, यानी 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो पहले नंबर 1 होना चाहिए, और दूसरी संख्या स्वयं होना चाहिए, यानी स्वयं के अलावा और कुछ, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए 3 देखिए 1 से भी कटता है, और 3 से कटता है, और किसी संख्या से नहीं कटता है, यानी स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, हम अभाज्य संख्या बोलते हैं ना, जो केवल 1 और किससे, और स्वयं से कटे, जो केवल 1 और स्वयं से कटे, कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक ना। जो केवल 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए, हम क्या बताएं, जो 1 से कटे स्वयं से कटे, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्या हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब देखिए गुणनखंड क्या होते हैं, इसको भी अब समझाना पड़ेगा कि गुणनखंड किसे होते हैं। यानी देख रहे हैं हाई वाले भाज्य संख्या हम देख रहे थे, तो इक्के संख्या से कट रहा था, 1 संख्या 2 संख्या 3, यानी इसके देख रहे हैं 3 गुणनखंड हो गए। इसके है क्या संख्या से कट रहा था, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, इसके देख रहे हैं 4 गुणनखंड, जितनी संख्याओं से कटेगा उतने उसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरह अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी इसको कई 2 संख्याओं से कटना चाहिए, कौन कौन, 1 और स्वयं, यानी कम से कम 2 संख्याओं से कटना चाहिए, और 2 से अधिक भी संख्या से नहीं कटना चाहिए, केवल 2 संख्याओं से कटना चाहिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3
3 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, और कैसे कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 1 से कटा और स्वयं से 3 स्वयं से कट गया। लिख दिए 5 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। लिख दिए 11 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। हम लिख दिए 13 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। यानी देख रहे हैं सभी संख्या केवल 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही हैं, स्वयं से कट रही हैं, स्वयं से कट रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन हमारा देखिए 2 क्या है, 2 क्या है, 2 हमारा भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। चेक कर लें, 2 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, और कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो देख रहे हैं 2 के भी क्या 1 से कटा और स्वयं से कटा। ये कौन संख्या है, ये वाला अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि 2 अभाज्य भी संख्या और 2 सम संख्या भी होता है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। देखिए 2 से छोटी अभाज्य संख्या कोई नहीं होता है। एक आप लोग के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रहा होगा कि एक क्या है हमारा, एक हमारा भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। आप लोगों में से आधा लोग तो ये जानते होंगे कि एक जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, नहीं आप लोग गलत जानते हैं। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख लीजिए, यानी चलिए हम यही बता देते हैं एक के बारे में। एक हमारा क्या है, न तो भाज्य है न तो अभाज्य। कैसे, एक को जब हम कैसे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, और किसी संख्या से काट सकते हैं नहीं। और हमारा भाज्य के लिए कंडीशन ये होता है कि 2 से अधिक संख्या से कटना चाहिए। इसमें देखिए केवल 1 संख्या से कट रहा है तो भाज्य तो हो नहीं सकता। और अभाज्य का कंडीशन ये होता है कि केवल 2 संख्याओं से कटना चाहिए, एक से स्वयं से, कम से कम 2 संख्याओं से कटना चाहिए, और 2 से अधिक संख्या से भी नहीं कटना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं केवल एक ही संख्या से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, और न ही अभाज्य संख्या होगी, ठीक ना, न ही अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए एक न तो भाज्य संख्या होगी और न ही अभाज्य संख्या होगी, ठीक। अब देखिए हम लोग 2 की बात कर रहे थे। 2 क्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है, सम भी है। तो यहाँ लिख दें का 2 के बारे में, यहाँ लिख दें 2 जो है सबसे छोटी क्या है, सम भी है, सम है ना, सम, और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या लिख देखा, सम अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मतलब आप लोग परीक्षा में पूछी जा सकते हैं। नहीं कक्षा 10वीं में नहीं तो आप लोग आगे जब जाएंगे कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ छोटी छोटी संख्याओं के बारे में पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो बता देंगे 2। कभी पूछ देता कि एक क्या है, सम संख्या, सॉरी एक क्या अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछ देता है 0 क्या सम संख्या की विषम संख्या, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में आप लोग को जानकारी रहेगा तभी तो आप परीक्षा में बता सकते हैं कि 0 क्या है, 1 क्या, 2 क्या, ठीक ना। तो इसीलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, आशा करता हूँ इतना चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पूर्णांक को 2 तरीके से बांट रहे हैं, ठीक है। कैसे, पूर्णांक को सम पूर्णांक में बांटे और विषम पूर्णांक में। सम जो 2 से कट जाए उसे सम बोलते हैं, विषम जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। हमारी 0 की बात आई थी तो 0 क्या था हमारा, सम वाले श्रेणी में आ रहा था, इसलिए क्या बोलते हैं, 0 को हम बोल दिए सम पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए इस पूर्णांकों को भी एक तरीके से और बांटे थे हम, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। उसमें से जो धनात्मक पूर्णांक था उसको भी हम प्राकृतिक संख्या ही बोल रहे थे। अब प्राकृतिक संख्या और धनात्मक पूर्णांक एक ही होता था। अब देखिए उन प्राकृतिक संख्या या धनात्मक पूर्णांक को एक तरीके से और बांट दिए, कौन कौन संख्या में, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल 2 संख्याओं से कटे, 1 और स्वयं से, ठीक है। अब हमारी यहाँ देखिए 1 की बात आई थी, 1 ना तो भाज्य संख्या था ना ही अभाज्य संख्या था। 2 की बात आई थी, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या था। हम यहाँ पर देख लिए थे कैसे सबसे छोटी भी था और सम भी था, अभाज्य भी संख्या था, ठीक। तो आशा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब देखिए अब कुछ चीज़ें और मतलब कुछ संख्याओं के बारे में और हम लोग को पढ़ना है, जैसे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, द्विअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए उसको भी हम फटाफट, मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसको हम सबसे पहले मिटा देते हैं ताकि हम
नंबर सिस्टम मतलब वास्तविक संख्या में किसी भी संख्या को छोड़े ना, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम परीक्षा में जाएं आपको पूछ दिया कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, द्विअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप मुंह लटका के बैठ जाए क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा हम आपको कभी भी नहीं होने देंगे, यानी सभी संख्याओं के बारे में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा के हम सअभाज्य संख्या और द्विअभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सअभाज्य संख्या और द्विअभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं और द्विअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे हमारा पहला हेडिंग रहेगा सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए यानी आप लोग के चैप्टर में ये जो वास्तविक संख्या जिस चैप्टर का नाम है, ठीक है, पहला चैप्टर, उसमें सअभाज्य संख्या का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सअभाज्य संख्या का भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इन तीनों संख्याओं का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बाकी संख्याओं के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, मतलब पूर्णांकों के बारे में भी थोड़ा सा, पूर्णांकों का भी रोल होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कि सअभाज्य संख्या बहुत जगह आप लोग को इस चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको आप दिमाग लगा के पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हम नहीं लिख रहे हैं। चलिए सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी दो संख्याएं, क्या ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। अब देखिए, अब HCF कहाँ से आ गया इसमें, आप लोग तो इससे डर गए होंगे HCF का नाम सुनते ही। HCF का मतलब जिसका मौसा का मतलब जो कॉमन मिलता है, जिसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। क्या एक नहीं, मतलब एक वन, ठीक है ना, वन दोनों में कॉमन मिल जाएगा, वन के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए 2 मिल गया तो सअभाज्य संख्या नहीं रहेंगे, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सअभाज्य संख्या में जिसका, यानी ऐसी दो संख्या, चलिए ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF, क्या HCF, यानी इसको क्या बोलते हैं, मौसा भी बोलते हैं ना, जिनका मौसा कितना हो, 1 हो, कौन संख्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या कहलाती है, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसको समझ लेते हैं कि सअभाज्य संख्या कैसे कहलाती है एग्जाम्पल से, ठीक है ना। एग्जाम्पल से जब समझेंगे, अब देखिए दो संख्या लिख रहे हैं हम, एक संख्या लिख रहे हैं 3, एक संख्या लिख दिए 5, 3 लिख दिए और क्या लिख दिए 5। अब देखिए 3 और 5 में कौन सी कॉमन है, जो दोनों में मिले, यानी जो दोनों में मिले उसी को कॉमन बोलते हैं ना। अब देखिए इस 3 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 1, और कुछ नहीं लिख सकते हैं, बहुत से लिख सकते हैं, 1 का गुणा करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1। हाँ, देखिए दोनों में कौन सी मिला, दोनों में यह मिला, यह एक का नाम का है 1 मिला, यानी देख रहे हैं जो दोनों में मिलता है उसी को क्या बोलते हैं हम, HCF, उसी को क्या बोलते हैं HCF। तो इसमें कौन सी मिला, केवल 1 मिला ना, यानी इसका HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, 1 हो जाएगा। जब HCF 1 हुआ तो ये कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक ना, सअभाज्य संख्याएं हो गए, यानी ऐसी संख्या जिनका HCF 1 होना चाहिए। इसी तरह लिख दिए हम 13 और 15, तो 13 और 15 में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, 1 मिलेगा, तो क्या हो जाएगी ये सअभाज्य संख्या। इसी तरह लिख दिए हम 25 और 31, 25 और 31 का है, कुछ नहीं मिलेगा, 25 को लिख सकते हैं 25 गुणे 1, 31 को लिख सकते हैं 31 गुणे 1, और क्या बहुत से लिख सकते हैं 25 को 5 गुणे 1, तब पर भी 1 आया। 31 को लिख सकते हैं खाली 31 गुणे 1, तब पर भी 1 आया, दोनों में 1 कॉमन, यानी कौन संख्या है, सअभाज्य संख्या। 1 के अतिरिक्त दूसरा कुछ कॉमन मिलेगा तो कभी भी सअभाज्य संख्या नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया 4 और 6, क्या सअभाज्य संख्या है, तो नहीं, क्यों, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ तो हमारा 2 कॉमन मिल गया, नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको कॉमन केवल 1 मिलना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं, 1 के सिवा कुछ मिला तो सअभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। इसलिए क्या है, सअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सअभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से सीखोगे कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं, होता है द्विअभाज्य संख्या। क्या होता है, द्विअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, द्विअभाज्य संख्या,
इसको जानते हो, सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलते हैं अंग्रेज लोग, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अब सीख लेते हैं कि द्विअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यानी ऐसी दो अभाज्य संख्या हैं जिनका अंतर मतलब क्या? घटाना मतलब का डिफरेंस, जिनका डिफरेंस केवल कितना का हो? 2 का। ट्विन मतलब 2 का, उसे क्या बोलते हैं? द्विसह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ लिख लेंगे इसका परिभाषा, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो? जिनका अंतर 2 हो, क्या कहलाते हैं? द्विअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। द्विअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि द्विअभाज्य संख्या कैसे कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लिए, बिना एग्जाम्पल को तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। बिना एग्जाम्पल को तो गणित समझ में नहीं आता है। बिना एग्जाम्पल का गणित का मतलब है प्रैक्टिस और एग्जाम्पल, ठीक ना। तो चलिए एग्जाम्पल तो बता ही दे रहे हैं, प्रैक्टिस तो भी करवा देंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए, जैसे लिख दिए एक संख्या 3 लिख दिए, एक संख्या 5, दोनों क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है ना। और दोनों का अंतर कितना है? 3 2 5, यानी इसका डिफरेंस कितना है? यानी अंतर कितने का है? 2 का। जब अंतर 2 का तो द्विअभाज्य संख्या, चूंकि 2 का अंतर तो दोनों अभाज्य, तो द्विअभाज्य संख्या इसी को बोलते हैं। जब डिफरेंस 2 का हो तो द्विअभाज्य संख्या। इसी तरह लिख दें 17 और 19, अंतर कितने का? 2 का, तो द्विअभाज्य संख्या, ठीक ना। इसी तरह लिख दें 29 और 31, कौन संख्या हो जाएगा? द्विअभाज्य संख्या। इसी तरह लिख दिए 13 और 11, अंतर कितने का? 2 का, तो कौन संख्या हो गए? द्विअभाज्य संख्या हो गए, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें अंतर कितने का हो? 2 का, यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सहअभाज्य संख्या और द्विअभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग वास्तविक संख्याओं में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए हम लोग इस सब जो कुछ भी पढ़े हैं इसका यूज जो है यानी चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ों के रूप में करेंगे। जैसे मान लीजिए कभी पूछ देगा सहअभाज्य संख्या है, लिखिए, मतलब सहअभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ देगा। कभी पूछ देगा समपूर्णांक, तो कभी पूछ देगा विषम पूर्णांक, कभी पूछ देगा पूर्णांकों के बारे में। कहीं भी कहेगा तो हम इसके बारे में पढ़े रहेंगे, तभी तो हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, सम पूर्णांक क्या होते हैं, विषम पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम इस पूरे को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसको आप लोग रिपीट करेंगे ताकि वास्तविक संख्याओं के जितने भी क्वेश्चन को हम करें उसको करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करेंगे या तो प्रश्नावली के बेसिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सब तो हमारी संख्याओं के बारे में हम लोग आज जाने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, यानी वास्तविक संख्याओं का कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसमें यानी कुछ हमारे यूक्लिड विभाजक परिमेय मतलब कुछ भी है, जो कुछ भी है उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।